वेलकम टू एनएस लर्निंग। आज इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल में एक्ट रूल्स स्ट्रक्चर के 100 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो में हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इजी, मीडियम और टफ भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई? आंसर होगा 3 अक्टूबर 2002 को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघ निकाय क्या कहलाता है? तो आंसर होगा आपका शीर्ष सहकारी बैंक कहलाता है, न कि शीर्ष सोसाइटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सोसाइटी में कम से कम कितने सदस्य स्वयं सोसाइटियां होनी चाहिए? ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए केंद्रीय सोसाइटी में जो खुद क्या हो, अपने आप में एक सोसाइटी हो। क्वेश्चन नंबर 4, भू राजस्व अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन कलेक्टर नियुक्त किया जाता है? अब आप सबको ये तो पता है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कलेक्टर की नियुक्ति होती है। यदि इसे टफ बनाया जाए तो आपसे क्या पूछ ली जाएगी? इसकी धारा पूछ ली जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 5, सदस्य से क्या आशय है? तो सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन सदस्यों में सम्मिलित होंगे ये बताना है। तो ऑप्शन ए है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में सम्मिलित व्यक्ति। जी हाँ, बिल्कुल ये सदस्य होगा। नंबर बी, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात नियमानुसार बनाया गया सदस्य, ये भी होगा। नंबर सी, जो नाम मात्र सदस्य होते हैं वो भी सदस्य की श्रेणी में ही आते हैं। नंबर डी, उप सहयुक्त सदस्य भी सदस्य ही कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम कितने शेयर धारित करना आवश्यक होगा? तो कम से कम पूछा है तो कितने होगा? 1, यानी कि प्रत्येक सदस्य को कम से कम 1 शेयर तो धारित करना ही होगा, लेना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को क्या करता है? नामंजूर करता है, यानी कि रजिस्ट्रीकरण जो होना है उसके लिए मना कर देता है कि आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, तो आवेदक को कितने दिन के अंदर अंदर कारणों सहित सूचित करेगा? तो जिसने यहाँ पर आवेदन किया है रजिस्ट्रीकरण के लिए उसको सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार उसको सूचित करेगा तो कितने दिन के भीतर करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 डेज के भीतर। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे? 60 दिन लगेंगे। साथ ही साथ उसको रीज़न भी बताने पड़ेंगे कि इन रीज़न की वजह से हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की नामंजूरी से आवेदक को संसूचित नहीं किया जाता है तो कितने दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय किया जा सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या हुआ? यहाँ पर आवेदन किया गया आवेदक के द्वारा, लेकिन क्या हुआ? नामंजूरी हो रही है। इसकी क्या हो रही है? रजिस्ट्रीकरण की क्या कर दी गई है? रजिस्ट्रार के द्वारा नामंजूरी तो कर दी गई है, लेकिन जो आवेदक है उसे सूचित नहीं किया गया है कि आपका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता है। आवेदक को कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं है। तो यदि कोई सूचना नहीं है, ऐसे में ये जो आवेदक है वो क्या करेगा? इस मामले में कन्फर्मेशन लेगा कि भाई जो मैंने रजिस्ट्रीकरण के लिए अप्लाई किया था वो हाँ हुआ है या ना हुआ है, मतलब रजिस्ट्रीकरण होगा या नहीं होगा। इस चीज़ की सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक जो है आवेदन करेगा। ओके, तो ये कितने दिन के भीतर भीतर कर सकता है ये पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 30 डेज के भीतर। ओके, क्लियर। 30 डेज के अंदर अंदर ये जो आवेदक है वो कंफर्मेशन कर सकता है कि मैंने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, तो वो क्या है? मंजूर हुआ है कि ना मंजूर हुआ है। अब दूसरी बात, 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे? 30 डेज तब से स्टार्ट होंगे जब रजिस्ट्रीकरण की जो प्रोसेस होती है मंजूरी और नामंजूरी देने की रजिस्ट्रार द्वारा, तो रजिस्ट्रार के पास एक निर्धारित समय होता है 60 डेज का।
ठीक है। तो रजिस्ट्रार को कितना समय मिलता है मंजूर और नामंजूर करने के लिए? 60 दिन का समय होता है। तो जब ये 60 दिन का समय निकल जाएगा रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के बाद में, उसके बाद से 30 दिन के भीतर भीतर जो आवेदक है वो क्या कर सकता है, यहाँ से कन्फर्मेशन मांग सकता है, विनिश्चय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। भारत में वचन पत्र जारी करने का जो अधिकार है वो किससे प्राप्त है? तो आंसर होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर आधारित है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नाबार्ड की बात हो रही है। तो मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र पर ही केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिनियम की किस धारा में भारतीय बैंक नोटों के कानूनी निविदा चरित्र का वर्णन किया गया है? तो ये कौन सी होगी? धारा नंबर 22। धारा नंबर 22 में बताया गया है कि भारतीय बैंक नोटों के कानूनी निविदा चरित्र का क्या बताया गया है? वर्णन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, किसकी एडवाइस से? आरबीआई की एडवाइस से कौन जो है वो नाबार्ड की पूंजी को कितने रुपए तक? 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकता है। भाई ऐसी पावर तो किसके पास होगी? खुद केंद्र सरकार के पास ही हो सकती है और तो किसी के पास में नहीं होगी। तो यहाँ पर रोल किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा। वो नाबार्ड की पूंजी को 5,000 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। साथ ही एडवाइस किसकी लेगा केंद्र सरकार? भारतीय रिजर्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बैंकों को अपने पास, देखिए हम बैंक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्ट है उसके अंदर बैंकों के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो आपको जो है बेसिक नॉलेज, कुछ छोटी मोटी बातें बैंकों के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो देखिए, बैंकों को अपने पास कुल जमाओं का कुछ अनुपात तरल रूप में रखना आवश्यक होता है। तो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं CRR, SLR और जो भी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SLR हो जाएगा। SLR, एस का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी और अनुपात क्या हो गया आपका? रेशियो। तरलता की बात होती है तो लिक्विडिटी और अनुपात की बात होती है तो रेशियो। SLR इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय विवरण जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, कब तैयार किए जाते हैं? व्यवसाय के प्रारंभ में, लेखा वर्ष के अंत में, व्यवसाय के समापन के समय, ये सभी। देखो, अगर आपके कॉमन सेंस से अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो व्यवसाय के प्रारंभ में इम्पॉसिबल है। जब आपका कोई व्यापार शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग में जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ है तो आप किसका विवरण तैयार करेंगे? दैट्स रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखा वर्ष के अंत में पॉसिबल। व्यवसाय के समापन के समय जब आपका काम धंधा खत्म हो गया है फिर क्या आप लेखा जोखा तैयार करेंगे? ठीक है, ये किसी काम का नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो फाइनली बी हो जाएगा, लेखा वर्ष के अंत में। क्वेश्चन नंबर 15, एक उद्यम के मुख्य प्रवाह कौन कौन है? तो जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कोई भी उद्यम होता है तो उसके अंदर व्यक्ति तो होंगे काम करने वाले, दूसरी बात कोई ना कोई सामग्री तो चाहिए होगी, कोई ना कोई रिसोर्सेस चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ असेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो सामान तो चाहिए ही होते हैं, तो सामग्री भी होगी और लोग भी होंगे। तीसरी बात, पूंजी के बिना तो कोई धंधा शुरू किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तीनों तो होंगे ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, DAP एक शब्द है, DAP की बात हो रही है, तो ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। DAP की फुल फॉर्म क्या होती है? D का मतलब होता है डिलीवर्ड, A का मतलब होता है एट और P का मतलब होता है प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस। यानी कि रिलेटेड किससे है? सेलर से रिलेटेड है। अब जो सेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, सपोज कोई ऑनलाइन सामान बेच रहा है, ठीक है, उसको कहाँ तक पहुँचाना है? सेलर को जो सामान है वो कस्टमर तक पहुँचाना है। तो बीच में जो भी प्रोसेस रहेगी वो सेलर द्वारा निपटाई जाएगी। जैसे कि सामान की पैकिंग करनी है, उसका इनवॉइस तैयार करना यानी कि बिलिंग करनी है, उसके अलावा जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी उसको लॉजिस्टिक वगैरह जो भी चीज़ें बीच में आनी है, सबका अरेंजमेंट कौन करेगा? यहाँ पर सेलर ही करेगा। और सेफली जो है कस्टमर तक उस सामान को भी उसे पहुँचाना है। तो ये चीज़ जो है DAP के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17, DAP शब्द का उपयोग किसके लिए
किया जाता है? तो सौदे के वर्णन के लिए किया जाता है, भुगतान के लिए किया जाता है, माल के भुगतान के लिए किया जाता है, तो ऑब्वियसली इन सभी के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्णन से क्या मतलब है कि लेन देन का जो भी लेखा जोखा होता है वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को अनुसूची एवं गैर अनुसूची भागों में विभाजित किया जाता है? अनुसूचियां आप सब लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक आधार पर। भाई बैंक है तो इसमें मेनली काम किसका किया जाता है? रकम का, पैसों का काम किया जाता है। तो किस आधार पर होगा? आर्थिक आधार पर होगा। तो इस तरीके से आप पे थोड़ा दिमाग चलाइएगा यदि कोई क्वेश्चन आपको बिना पढ़ा सा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, न्यायालय के अधिकारिता का वर्णन निम्न में से किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? देखिए धारा नंबर 115 में इसका वर्णन नहीं है, 127 में भी नहीं है, 118 में भी नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, खुदरा बैंकिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खुदरा एक तो होता है रिटेल में, एक होता है होलसेल में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड है। अब आप लोग जो है केवल इस क्वेश्चन पर ही ध्यान न दें, इससे रिलेटेड कंसेप्ट पर भी ध्यान दे लें। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, यहाँ पर उपभोक्ता डाल दे और यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? वो खुदरा डाल सकते हैं। ऐसे पूछ लेंगे कि उपभोक्ता बैंकिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? खुदरा बैंकिंग हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च मौद्रिक नियामक है। देखो सर्वोच्च मौद्रिक नियामक की बात होगी तो आप सबके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग योजना। चूंकि ये सर्वोपरि है सभी बैंकों का, इसीलिए इसके बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग योजना। अगला आसान सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देख लीजिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्या निर्धारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो नाबार्ड के बारे में पूछ रहा है, रिवीजन कर लीजिए, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1982। इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में स्थापना हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि हमने 100 क्वेश्चन का 1/4 जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। देखिए केंद्रीय सहकारी बैंकों का वित्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन करता है? किसकी बात हो रही है? केंद्रीय सहकारी बैंकों की हो रही है। तो इनका जो कंट्रोल है और पर्यवेक्षण है, सुपरविजन जो है वो कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना का मूल आधार माना जाता है। मूल आधार क्या होता है? जो सबसे नीचे होता है, ठीक है, वही हमेशा मूल आधार होता है, वही जड़ होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, राज्य तो सबसे ऊपर होता है, केंद्र बीच में होता है, तो प्राथमिक जो है वो सबसे मूल आधार होता है, बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किन कारणों से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसे। जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि भाई इसकी जो इनिशिएट लिया गया था वो क्यों हुआ था, किस कारण से सहकारिता ने जन्म लिया। तो ये सहकारिता ने जन्म किस लिए लिया था? ग्रामीण विकास के लिए। पर्टिकुलर जो उद्देश्य था वो ये था कि जो रूरल एरियाज हैं वो भी डेवलप होएं। तो मेन फोकस तो यही था, ग्रामीण विकास। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण ऋण, कुटीर उद्योग संचालन, औद्योगिक ऋण, ये चीज़ें भी स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ग्रामीण विकास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सोसाइटी द्वारा दस्तावेज, क्या है ये? जल की नहीं है ये, दस्तावेज की प्रति। क्या है? दस्तावेज की प्रति के आवेदन के लिए कितने रुपए की फीस देनी होगी? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? मात्र 2 रुपए देनी होगी। अब देख रहे हैं हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, राजस्व संघ राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था का जो उद्देश्य है वो क्या है? राजस्व संघ
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन गया है कि ये एक शीर्ष संस्था है, राज्य स्तरीय। दूसरी बात, ये किसके विकास के लिए है? आदिवासियों के लिए है। ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्रों के होते हैं, आदिवासी क्षेत्र होते हैं, टीएसपी एरिया जो होता है, उनका क्या हो जाए? आदिवासियों का विकास हो, उनका भी कल्याण हो। तो ऐसा ये राजस्व संघ का उद्देश्य होता है। अगेन कुछ क्वेश्चंस राजस्व संघ के ऊपर कर लेते हैं हम कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, राजस्व संघ की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? तो अधिनियम कौन सा था? पहली बात, जो अधिनियम था वो सहकारी था, और दूसरी बात 1965। तो सहकारी अधिनियम 1965 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि जो राजस्व संघ है उसके कुल कितनी पंचायत समितियों में वो कार्यरत है। क्योंकि जो राजस्व संघ होता है वो पर्टिकुलर आदिवासियों के लिए काम करता है, ठीक है। तो हम छोटे क्षेत्र को देखेंगे, पंचायत समितियों को देखेंगे, तो वो कुल कितनी पंचायत समितियों में कार्यरत है? आंसर हो जाएगा आपका 41। क्वेश्चन नंबर 33, जनजाति उपयोजना में आदिवासियों को ऋण रोजगार और प्रशिक्षण व्यवस्था करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर राजस्व संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य तो आप सभी लोगों को पता ही है, आदिवासियों का कल्याण करता है ये। तो इनको ऋण भी प्रोवाइड करवाते हैं, रोजगार भी ये प्रोवाइड करवाता है, और इनको प्रशिक्षण भी देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विपणन सहकारिता है। वैसे विपणन के बारे में तो हम पढ़ चुके कि क्या होता है, लेकिन यदि इसके साथ में सहकारिता वर्ड जुड़ जाए तो आप ये देखिए कि जो किसान लोग होते हैं पर्टिकुलर, तो उनकी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। अब किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से, बहुत उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो विपणन सहकारिता क्या करती हैं कि जो ये कृषि के जो साधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनके उपलब्धि, यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि उनकी आपूर्ति, अवेलेबिलिटी जो है वो करवाती है विपणन सहकारिता, ठीक है। तो किसानों को क्या दिए जाते हैं? इसके द्वारा कृषि साधन दिए जाते हैं ताकि वो उन्नत तरीके से इसको कर सके, अच्छी प्रकार पैदावार भी कर सके। दूसरी बात, इसका ये यहाँ से जो भी उपज होगी, जो भी फसलें इनकी बनेगी, जो भी उत्पादन ये करेंगे, उसका क्या मिले? इनको अच्छा मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले, ठीक है। तो ये होती है आपकी विपणन सहकारिता। क्वेश्चन नंबर 35, देश का पहला राज्य जिसने सहकारिता के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किए? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सहकारिता में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा कहाँ शुरू की गई? या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं किसके जो द्वारा है वो शुरू की गई, किसके अधीन शुरू की गई, किसके अंडर में शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। कौन सा है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर द्वारा ये सेवा शुरू की गई। कौन सी? करेंसी चेस्ट ब्रांच। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा है वो क्या होती है। देखिए, नई करेंसी और नए सिक्कों की जब बात होती है तो उसको क्या करते हैं? पूरे देश के अंदर उसको वितरण किया जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या लगाया था? नोटबंदी की थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर रहे थे? वो पुराने जो नोट हैं, पुराने जो सिक्के हैं, उनको तो वो कलेक्ट कर रहे थे, और नए वाले को क्या करने थे? उनको वितरित करने थे। ओके, तो एक तो है न्यू और एक है ओल्ड। अब इनके लिए क्या करना होगा? कोई ना कोई खजाना, कोई ना कोई एक प्लेस ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें आकर के क्या हो जाए? कलेक्ट होती जाए। एटलीस्ट एक जगह पे एक कलेक्शन का क्षेत्र तो इनको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे एक तरीके के जो खजाने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? करेंसी चेस्ट ब्रांच बोला जाता है। चलो, तो आपके लिए मैंने ये क्लियर लिख दिया है कि करेंसी चेस्ट ब्रांच क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, रायसेन, इसे क्या बोला जाता है? रायसेन नहीं बोलते हैं, गलत लिखा है, इसे बोलते हैं रायसेम। क्या होता है ये? रायसेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ओके, मुख्यालय पूछा है आपसे। सबसे पहले राइसेम करता क्या है, नाम से दिख रहा है कि ये एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि किसके बारे में है, कोऑपरेटिव के बारे में है। तो इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है जयपुर। क्या आंसर होगा इसका, जयपुर। और जयपुर में भी आपको स्पेशली पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जालाना डूंगरी। कहाँ पर है जयपुर में, जालाना डूंगरी में इसका मुख्यालय है। अब आइए राइसेम के बारे में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए राइसेम जो होता है, सबसे पहले जो राइसेम होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, RICEM, राइसेम होता है, ठीक है। अब जो राइसेम है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, R फॉर राजस्थान, I फॉर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट, उसके बाद ऑफ, सी का मतलब हो जाएगा कोऑपरेटिव, और ई से क्या हो जाएगा आपके एजुकेशन, एंड एम से क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। तो अब ये जो संस्था है राइसेम, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये करता क्या है, एक्चुअल में ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। किसका काम करता है, ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अब ये प्रशिक्षण संस्था है, अब ये किस किस क्षेत्र में कार्य करती है, यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सहकारिता के साथ साथ जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उसमें भी ये प्रशिक्षण का कार्य करती हैं, और पब्लिक सेक्टर के लिए भी क्या काम करती है, ये प्रशिक्षण का, किसके लिए, पब्लिक। और करती क्या है ये, एक्चुअल में जो रिसोर्सेज होते हैं, मानव संसाधन को विकसित करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, मानव संसाधन, मानव संसाधन। जो HR होते हैं, आपने देखा होगा हर कंपनी में HR के पोस्ट पे कोई बैठा होता है, तो इनका काम क्या होता है, मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का काम होता है। तो इससे जो है ये विकसित करती हैं, क्या करती हैं, विकसित। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रदेश के असंगठित वर्ग जैसे श्रमिक, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिला, सहकारी समितियों के माध्यम से संबल प्रदान करने की कौन सी योजना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी असंगठित वर्ग हैं, जैसे कि इनकी बात की गई है, तो आदि को सहकारी समितियों से क्या योगदान प्राप्त होता है, क्या सपोर्ट मिलता है, तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत मिलता है, वो है सहकार मंगल योजना। क्या नाम आ जाएगा, सहकार मंगल। नाम में मंगल लिखा है तो ये इन लोगों का क्या कर देती है, मंगल ही मंगल कर देती है ये वाली योजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में युवाओं को परस्पर सहयोग के आधार पर रोजगार के अवसर दिलाने से संबंधित योजना कौन सी है। तो यहाँ पर बात युवाओं की हो रही है, नव युवक की हो रही है, तो अभिनव याद कर लेना, नव और युवा, ठीक है। तो अभिनव सहकारिता योजना, इसका नाम क्या होगा, अभिनव सहकारिता योजना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, आदिवासियों को वन उपज का सही लाभ दिलाने के लिए, अब आदिवासी कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ उनकी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, टेक्निकल सुविधाएं नहीं होती है, अच्छे अच्छे जैसे कि मॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिलाने के लिए राजस्व संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। अभी हमने राजस्व संघ के बारे में पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो राजस्व संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। देखिए इसको याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई सारे क्या पाए जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे आप डूंगरपुर की बात कर लें, बांसवाड़ा की बात कर लें, तो ये सभी लगभग इनमें से ज़्यादातर एरिया जो है वो TSP के अंदर ही आता है। तो उदयपुर याद रखिएगा, राजस्व संघ, राजस्व संघ से आदिवासी याद रखिएगा, और आदिवासी से उदयपुर याद रखिए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स जो है वो कहाँ पर है। अभी स्पिनिंग मिल से किससे रिलेटेड है, वस्त्र उद्योग से रिलेटेड होती हैं। तो ये कहाँ पर है, गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा। क्वेश्चन नंबर 42,
राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? वो है 29। तो आप लोग जो है लास्ट 100 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। आज हम आपके लिए जो बहुत ही अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कितनी हैं? यदि आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट आंसर देखना तो इसका आंसर क्या होगा? 6700, इतनी तो है ही और इससे कुछ ज़्यादा भी है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कितनी हैं? तो 6700 है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग बुक्स हो गई, अलग अलग पीडीएफ हो गई, सबके अंदर अलग अलग आंसर आपको मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कई प्रकार की क्वेरीज कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है लाना पड़ा यहाँ पर। तो जो सहकारी समितियां हैं वो कितनी है? 6700 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, GSS। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? चूंकि हम बात ही KVSS की कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो KVSS है उसकी संख्या कितनी है पूरे राज्य भर में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 260 प्लस लगभग, ठीक है। तो 260 तो है ही, उससे ज़्यादा भी है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य में प्रति वर्ष औसतन लगभग कितने टन उर्वरक की बिक्री होती है? तो कितना हो जाएगा? प्रतिवर्ष औसतन लगभग 32 लाख टन। ध्यान से सुनिएगा, 32 लाख टन उर्वरक की बिक्री होती है प्रति वर्ष और पूरे राज्य भर में। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं 26 मिनट में, ठीक है। राइसेम का पूरा नाम क्या है? तो राइसेम का पूरा नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। R फॉर राजस्थान था, I फॉर इंस्टीट्यूट था, C फॉर कोऑपरेटिव था, E फॉर एजुकेशन और M फॉर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी से बन गया है। देखिए, प्रशिक्षण संस्था जो सहकारिता, प्राइवेट, पब्लिक क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने का कार्य करती है, तो ऐसी कौन सी प्रशिक्षण संस्था है जो इन सारे क्षेत्रों में मानव संसाधन को विकसित करने का कार्य करती है? तो ऐसे में जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइसेम, ठीक है, राइसेम। अगेन राइसेम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन से एक्ट में हुआ था? तो जो इसका एक्ट है वो 1958 है, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। और कब? 1990 में हुआ। कब हुआ? एक्ट पूछे तो 1958 और पूछे कि कब हुआ तो 1990 में इसकी स्थापना हुई। तो इन दोनों ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 49, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन कब से लागू हुआ? भाई, उपविधियों का संशोधन कब से लागू होता है? एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए आपको, तभी क्लियर होगा। सहकारी सोसाइटी की जो बाई लॉज होते हैं उसके अंदर जो अमेंडमेंट होते हैं वो कब से लागू होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कब से लागू होते हैं। तो जब से सोसाइटी क्या हो जाती है? रजिस्ट्रीकृत हो जाती है, तब से लागू होंगे। जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था किसी सोसाइटी का तो उसी दिन से क्या हो जाएंगे? संशोधन लागू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आप पहुंचे हैं हम। 50% जो है वो हमने क्लियर कर लिया है। हाफ पोर्शन कंप्लीटेड इन विदिन 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग कर चुके हैं और अभी एक्चुअली हुए हैं 28 मिनट प्लस समथिंग। अब देखिए, सहकारी सोसाइटी का जो नाम है वो परिवर्तन के पश्चात विधिक कार्यवाही कौन से नाम से चालू रखी जा सकेगी? देखिए, ऐसा होता है कई बार जो सोसाइटी होती है वो अपना नाम चेंज करवा लेती है, ठीक है। तो अपना जो नाम चेंज करवा लेगी और यदि उसके अगेंस्ट कोई ऑफिशियल कार्यवाही चल रही होगी तो ऐसे में क्या होगा? उसका जो पुराना नाम है वो रहता है या नया नाम रहता है, क्या होता है? तो कौन से नाम से चालू रखी जा सकेगी? तो ऑब्वियसली जो उसका नया नाम है उसी से चालू रखा जाएगा ना, ठीक है। तो नया नाम ही सभी जगह पे अप्लाई होगा और उनके रजिस्टर जो भी चीज़ें हैं, लेखा जोखा, सबके अंदर जो है चेंज हो जाएगा सहकारी सोसाइटी का नाम।
जैसे आप लोग अगर यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी कई बार एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना नाम चेंज करके ये रख दिया। तो इस तरीके से जो है अखबारों में भी प्रकाशन करवाया जाता है। इसी प्रकार से कोई फर्म या सोसाइटी भी अपना नाम चेंज करवा सकती है। इससे क्या हो जाता है, एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है, कभी भी आगे चल के कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस प्रश्न से एक चीज़ याद आती है कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएं तो देख लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड में और आपकी आईडी में जो नाम है वो सेम हो। ठीक है, यदि एक आईडी से काम नहीं चल रहा हो तो कम से कम 2-3 आईडी साथ में लेकर के जाएं ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 51 रुपये का क्या मिल गया, लिफाफा। ठीक है, तो देखिए भूमि विकास बैंक किस प्रकार का बैंक है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का बैंक है, तो इसकी जो कैटेगराइज जो किया गया है उसको वित्तीय बैंक के अंतर्गत किया गया है। यानी किसको आप लोग कह सकते हैं कि भूमि विकास बैंक एक प्रकार का वित्तीय बैंक है। अब बात कर लेते हैं वापस वित्तीय बैंक के बारे में कि वित्तीय बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है। वित्तीय बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है धन उधार देना। क्या देना, धन उधार देना। तो दिमाग में फिट हो गया ना आपके, वित्तीय बैंक का उद्देश्य धन उधार देना। क्वेश्चन नंबर 53, सहकारी सोसाइटी से क्या अभिप्राय है। तो सहकारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो अधिनियम 2001 के तहत क्या हो जाती है, रजिस्ट्रीकृत होती है। तो सोसाइटी है तो रजिस्ट्रीकृत तो होगी ही, और कौन से एक्ट के तहत होगी, 2001 एक्ट के तहत रजिस्ट्रीकृत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी किससे अभिप्रेत है। अब जब परिसीमित इसका दायित्व है तो वो दायित्व किसका होता है, किसके संदर्भ में बोला गया है, सदस्यों का दायित्व। अब सदस्यों का दायित्व कब बन जाता है, जब ये सोसाइटी क्या हो जाती है, परिसमापन पे जाती है, वाउंड अप हो जाती है, खत्म होने जा रही होती है। ऐसी दशा में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सोसाइटियों से संबंधित विधि को क्या कर देना, समेकित करना और संशोधित कर देना। तो ये जो सोसाइटियां होती हैं इनसे संबंधित जो कानून है, कानूनी व्यवस्था है वो बनाया जाए। ठीक है, इन सबको एक साथ एक ही जगह पर लाया जाए, सारे कानून एक ही जगह पर लिख दिए जाएं। तो इसी को क्या बनाया है, 2001 अधिनियम बना दिया गया है जिसके अंदर अलग अलग कानून हैं, और साथ ही साथ ये जो कानून है ना उनके अंदर क्या हो सकता है, कानून एक्ट में संशोधन भी हो सकता है। तो नियम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं और साथ ही साथ संशोधन जो है सोसाइटी से रिलेटेड वो एक ही जगह आ जाए, यही इसका उद्देश्य था। और आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में जो सहकारिता मंत्रालय है वो अलग से बन गया है केंद्रीय लेवल पर। अभी तक तो हम देख रहे थे कि ये राज्य स्तर पर है, अब एक केंद्रीय स्तर पर भी नए सहकारिता मंत्रालय का गठन हो चुका है। और यदि केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्री की बात आती है तो कौन है, अमित शाह। और इस सहकारिता मंत्रालय का जो गठन है, क्या है, गठन है वो कब हुआ, अभी हाल ही में 6 जुलाई को हुआ था, 6 जुलाई 2021 में, और इसके बारे में एक वीडियो में भी बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, शीर्ष सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये शीर्ष सोसाइटी है तो क्या करेगी, जो दूसरी सोसाइटियां होती है, जितनी भी अन्य सोसाइटी होती है उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए क्या करती है, ये फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करवाती हैं, सुविधाएं उनको देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, सहकारी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र से क्या आशय है। तो कार्यक्षेत्र क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस होता है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है भौगोलिक जहाँ पर क्या होती है, सोसाइटी के सदस्य फैले हुए हैं,
जितने भी सोसाइटी के सदस्य हैं वो पर्टिकुलर ऐसे एरिया के अंदर रह रहे हैं और जहाँ पर सोसाइटी के क्या चल रहे हैं, वर्क चल रहे हैं, स्कीम चल रही है, जहाँ जहाँ तक लागू होती है सोसाइटी की योजनाएं, सोसाइटी के कार्य, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कार्य क्षेत्र कहलाता है सोसाइटी का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन रहते हैं, सोसाइटी के सदस्य रहते हैं और सोसाइटी का कार्य क्षेत्र जो है, कार्यकलाप यहाँ पर होता है। 58 केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य कौन सी सोसाइटी है? केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य कौन सी सोसाइटी है? तो इसकी सदस्य होगी प्राथमिक, इसके जो नीचे आती है कौन आती है, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, इसकी सदस्य होती है केंद्रीय सहकारी बैंक की। सोसाइटी का प्रबंध किसे सौंपा जाता है? अब प्रबंध की बात आ रही है तो प्रबंध तो सीईओ ही करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अब वापस से एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि समिति से क्या आशय है? तो समिति क्या होती है, एक निकाय होती है, एक ऐसी बॉडी होती है या कोई संस्था होती है जो क्या करती है, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध जिसे सौंपा जाता है। सोसाइटी में जितने भी कार्य होने हैं, जो भी वर्क होना है, उसका जो मैनेजमेंट है वो जिस निकाय को सौंपा जाता है वो निकाय क्या कहलाता है, समिति। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? जिला केंद्रीय बैंक की जो संख्या है वो है 31। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की संख्या कितनी है? तो ये है 36, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, 33 + 3 अलग से एक्स्ट्रा है। और ये जो प्राथमिक कृषि ग्रामीण विकास बैंक होते हैं इन्हीं को ही भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है और इन्हीं को भूमि बंधक बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत करके मत आना, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। चाहे प्राथमिक कृषि ग्रामीण विकास बैंक के बारे में पूछ ले, भूमि विकास बैंक के बारे में पूछ ले या भूमि बंधक बैंक के बारे में पूछ ले, तीनों ही स्थिति में बात एक ही है। और कितने बैंक है टोटल? 36 हैं, जिसमें से 33 में तो क्या है, टोटल जिले कितने हैं? 33 हैं अपने राजस्थान में। ठीक है, तो 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जिनके अंदर 2-2 बैंक हैं, बाकी सभी के अंदर एक-एक ही बैंक हैं। 3 जिले कौन से हैं हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लाने का अभिप्राय ये था कि आप लोग जो है इस बात से वाकिफ हो जाए कि ये तीनों बैंक जो हैं एक ही बैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 क्वेश्चन नंबर, सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की सिफारिश किसने की? ठीक है, कौन सी समिति ने सिफारिश की, ऐसा जान लीजिए। तो ये जो सिफारिश है वित्तीय सहायता के लिए वो की थी सहकारी नियोजन समिति ने। किसने की थी? सहकारी नियोजन समिति ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना किसके द्वारा संचालित है? शिक्षक व प्रहरी आवास योजना, एक वर्ड आ गया है यहाँ पर आवास, तो आपको इजीली आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा संचालित है ये? आवासन मंडल द्वारा। आवासन मंडल द्वारा। भूमि विकास बैंक व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करता है? मतलब उसके फंड में बढ़ोतरी करने के लिए या फिर फंड रेज करने के लिए वो क्या करता है ताकि उसके पास अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक जो है वो व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करता है? डिबेंचर जारी करता है। क्या जारी करता है? डिबेंचर जारी करता है। और इसके बारे में भी हमने भूमि विकास वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डिबेंचर क्या होते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसे जारी क्यों किया जाता है। तो एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि व्यापार बढ़ाने के लिए डिबेंचर जारी किया जाता है। सहकारिता अधिनियम में कितने सिद्धांत हैं? तो ये 6 सिद्धांत हैं। हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में पढ़ा था, सिद्धांतों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो 6 सिद्धांत यहाँ पर हैं सहकारिता अधिनियम में।
आगे देखिए, कौन सा अधिनियम सहकारी सोसाइटी पर लागू नहीं होता है। तो कई प्रकार के नियम जो हैं हमने देखे थे, अधिनियम देखे थे, जैसे 1956 वाला, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो 1956 है वो राजस्व अधिनियम है, वो तो इसके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन यदि कोई यह कहे कि लागू नहीं होता है तो वो कौन सा है, तो वो कंपनी अधिनियम है। कंपनी अधिनियम 1956 है, और दूसरा कौन सा है, 2013। ये दोनों ही यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रजिस्ट्रार के कार्यालय में सोसाइटी का कोई सदस्य यदि दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहे तो कितनी फीस देनी होगी। तो उसको देने पड़ेंगे ओनली मात्र 5 रुपए, और एक बार के 5 रुपए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर एक बार देखेगा तो 5 रुपए, यदि वो कहेगा कि दूसरी बार वापस से दिखाओ रखने के बाद, तब वापस 5 रुपए। यानी अलग अलग डॉक्यूमेंट के यहाँ पर जो है 5-5 रुपए उसको देने पड़ेंगे। किसको, किसी सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 69, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन की प्रति प्राप्त करने के लिए सदस्य को कितनी फीस का संदाय करना पड़ेगा। देखिए किसकी बात हो रही है, जो कोई सोसाइटी है उसका क्या हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है, और पंजीकरण के आवेदन की जो प्रति है यदि किसी सदस्य को चाहिए, ठीक है, उसे देखनी है कि क्या है इसके अंदर, किन किन चीज़ों का इसके अंदर जो है लिखा गया है, तो इसके कितने रुपए देना पड़ेंगे उसको, मात्र 200 रुपये। और यदि आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहें तो बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है किससे है, रूल 2003 से है, ठीक है। रूल 2003 में धारा 110, धारा 110 का नाम क्या है, दस्तावेजों का निरीक्षण, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, दस्तावेजों की बात हो रही है, दस्तावेजों के निरीक्षण की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 70, रूल्स 2003 की धारा 108 के अनुसार किसी व्यक्ति या सोसाइटी को नोटिस भेजा गया हो तो उनकी तामील कितने समय के भीतर की जानी चाहिए। अब तामील क्या होता है, एक उर्दू सा वर्ड लग रहा है ये, तो देखो तामील का मतलब ये होता है कि नोटिस के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो जो लिखा है उसकी सुनवाई करना, उसके ऊपर अमल करना, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लायंस करना। यदि कोई चीज़ की कमी है तो उसमें बताया गया होगा कि ये चीज़ की कमी है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, कंप्लायंस किया जाता है। तो ये होता है तामील करना। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि किसी व्यक्ति या सोसाइटी का नोटिस भेजा गया हो तो उनकी तामील जो है वो कितने समय के भीतर भीतर की जानी चाहिए। तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसका कंप्लायंस जो है वो हो जाना चाहिए। सोसाइटी की पुस्तकों की प्रविष्टि की प्रति किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है। तो ये प्रमाणित की जाती है या तो अध्यक्ष के द्वारा या फिर सीईओ के द्वारा। अध्यक्ष या सीईओ के द्वारा पुस्तकों की प्रविष्टि की प्रति, यानी कि जो रजिस्टर यहाँ पर होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अंदर जो भी लिखना होता है वो लिख जाता है, ठीक है। जो भी संबंधित व्यक्ति है वो इन रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगा, और ये जो सारी एंट्रियाँ हैं वो किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है, किसके द्वारा चेक की जाती है, अध्यक्ष या सीईओ के द्वारा। फिर यदि आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो जाएं धारा नंबर 106 में, और वो भी किसके अंदर, रूल्स के अंदर, ठीक है। रूल्स धारा नंबर 106। तो हमने इसका आंसर जो देखा है वो भी क्या देखा था, या तो अध्यक्ष या फिर सीईओ। और यदि वहाँ पर अध्यक्ष नहीं हो, सीईओ नहीं हो, तो कौन हो वहाँ पर, यदि किसी समापक को नियुक्त किया गया है तो कौन प्रमाणित करेगा, समापक प्रमाणित करेगा। और यदि समापक नहीं है, प्रशासक है वहाँ पर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कमेटी है वो स्पॉइल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे में वहाँ पे प्रशासक को बैठा दिया जाता है। तो यदि वहाँ पर प्रशासक वर्क कर रहा है तो प्रमाणित कौन करेगा, खुद प्रशासक करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, सोसाइटी के समस्त लेखे और पुस्तकें निश्चित समय और प्रारूप में लिखे जाने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा। देखिए सोसाइटी को क्या करना होता है, जो अकाउंट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो मेंटेन करके चलनी होती हैं, उसमें जो एंट्री है वो टाइम पर करनी होती है, क्या लेन देन हुआ है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। लेकिन यदि प्रॉपर वे में नहीं चलती हैं और उसमें सोसाइटी असफल हो जाती है तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार है वो क्या करता है, तो इस कार्य के लिए अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करता है। क्या करता है, उसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी होता है रजिस्ट्रार के, उसको नियुक्त किया जाता है कि इस काम को आप कंप्लीट कीजिए, इसे देखिए, ठीक है। और बात कर लें इसकी पर्टिकुलर, ये किसमें बताया गया है, तो धारा नंबर 105 में।
क्वेश्चन नंबर 73, अध्याय 14 प्रकीर्ण के अनुसार किस सोसाइटी के लिए सामान्य लेजर को रखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसके लिए अलग से सामान्य लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी सोसाइटी जिसकी पूंजी कितनी है 20,000 रुपए से अधिक हो। ठीक है, उसकी कामकाजी पूंजी की बात हो रही है कि मतलब 20,000 रुपए से अधिक की उसकी पूंजी होती है यदि, तो उसके लिए क्या रखा जाता है, एक सामान्य लेजर रखा जाता है। तो पूंजी कितनी होगी, 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है यदि, तो वहाँ पर उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग से रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, सरकार और रजिस्ट्रार को अपील पेश करने तथा उनके द्वारा उनका निवर्तन किए जाने की प्रक्रिया कौन सी धारा में दी गई है। तो धारा नंबर 101 याद रखिए कि इससे संबंधित बात धारा नंबर 101 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 75, ऐसी संपत्ति जो बेची न जा सके रूल्स 2003 की कौन सी धारा में वर्णित है। तो यह है 99। देखो, बेची न जा सके, न से नो, नो 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 नो, ठीक है, नो नो। अब देखिए लैंप्स क्या होता है, LAMPS लैंप्स क्या होता है। तो L का मतलब होता है लार्ज, क्या होता है, लार्ज। A का मतलब होता है एग्रीकल्चर। उसके बाद M का क्या मतलब होता है, मल्टी। P का मतलब होगा पर्पज, और S का मतलब होगा आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, लार्ज का मतलब हो गया दीर्घ, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कृषि, मल्टीपर्पज को आप बोल सकते हैं बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 77, जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है। तो जो जनश्री बीमा योजना है वो दुग्ध उत्पादकों से है, किससे है, दुग्ध उत्पादक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति जो है वो खोली गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। राजस्थान की सरस डेयरी द्वारा करवाए जा रहे टेट्रापैक दुग्ध की बिना फ्रिज के जो जीवन काल है वो कितना होता है। देखिए अभी जो सरस डेयरी है, अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टेट्रापैक की बात हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने कुछ ऐसे डिब्बे देखे होंगे इसके सरस डेयरी के, या फिर आप कभी दूध लेने गए होंगे। तो नॉर्मल दूध तो आप सभी ने देखा होगा कि वो क्या होता है, फ्रिज में रखने के बाद भी 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता है। ठीक है, जनरली 1-2 दिन ही उसकी मियाद रहती है, और फ्रिज में ना रखें तब तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। लेकिन अब जो है डेयरी ऐसा दूध अवेलेबल करवा रही है जो इतने टाइम तक आप रख सकते हैं, उसके बाद भी वो ख़राब नहीं होता है, और वो भी बिना फ्रिज के। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम तक उसको बिना फ्रिज के रखा जा सकता है। तो इसका जो दिन है वो कितने हैं, 120 डेज। ठीक है, तो बहुत अच्छी शुरुआत की गई है डेयरी द्वारा कि 120 दिनों तक बिना फ्रिज के भी जो दूध है वो काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है। तो यदि संस्था की बात की जाए तो वो है नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं के लिए। ये लो आपके लिए आ गए फिर से ऑप्शंस। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला जो बैंक है वो कौन सा है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेरी की गई थी, तो ये उसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। तो इसी तरीके से कुछ विद्यार्थियों का जो डाउट है यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान राज्य में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का जो नाम है वो क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केंद्रीय सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान राज्य में सहकारी कताई मिलों का संचालन कौन करता है। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, स्पिन फेड के द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कृषि, ये नहीं, क्या होगा? प्राथमिक भूमि विकास बैंक होगा। क्या होगा? प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण जो है वो उपलब्ध करवाता है। राज्य स्तर पर किसानों की उपज की बिक्री की व्यवस्था किस संस्था द्वारा की जाती है? पढ़ चुके हैं हम लोग, राजफेड, और डिटेल में भी इसके बारे में हमने देख लिया था। श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और ये सहकारिता के क्षेत्र में हमारे राज्य में एकमात्र मिल है। किसकी? चीनी की मिल, शुगर यानी चीनी, शक्कर भी इसे बोलते हैं। तो केशोराय पाटन कहाँ पर है? बूंदी में। केशोराय पाटन शुगर मिल कहाँ स्थित है? यह है केशोराय पाटन, बूंदी में स्थित है। उन तेल मिलों के स्थान बताइए जो विश्व बैंक की सहायता से स्थापित है। मतलब तेल की मिल है ना, तो किसकी सहायता से स्थापित की गई है? वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित की गई है। ऐसी जो मिलें हैं वो कहाँ पर है? बीकानेर एंड कोटा में है। बीकानेर और कोटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया है। पुरानी डेयरी की बात पूछी जा रही है, कई बार राजस्थान जीके में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा डेयरी। कैसी डेयरी? पद्मा। द और मैं को साथ में जोड़ा गया है यहाँ पे। पद्मा डेयरी अजमेर सबसे पुरानी डेयरी है। राज्य में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो पूछा जाए तो वही होगी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। क्या होगी? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। ये शीर्ष संस्था है किसकी? क्रय विक्रय सहकारी समितियों की। अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन नामक जो विषय है वो रूल्स 2003 के किस अध्याय में है? तो आंसर हो जाएगा आपका अध्याय नंबर 12। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम किस वर्ष में बनाए गए हैं? द इजीएस्ट क्वेश्चन इज, आंसर क्या होगा आपका? 2003। 1-2% स्टूडेंट वो भी होंगे यहाँ पर जो 2001 के लगा के आ जाएंगे। अरे 2001 जो है वो एक्ट है और 2003 जो है वो रूल है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियमों में कौन कौन सी सोसाइटियां सम्मिलित है? तो कौन कौन सी सोसाइटियां सम्मिलित है यहाँ पर? कृषि विपणन है क्या? बिल्कुल है। ऋणोत्तर भी है और गृह निर्माण सोसाइटी भी है यहाँ पर, और उपभोक्ता सोसाइटी भी 2003 रूल्स के अंदर सम्मिलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके अलावा और कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, सोसाइटी निगमन 2003 के किस नियम के अंतर्गत सोसाइटी के विभाजन और पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में से आंसर हो जाएगा नियम नंबर 13। सदस्यता प्रतिषेध का संबंध किस नियम के अंतर्गत उपबंधित है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? नियम नंबर 17। राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 की धारा 39 के खंड क के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा किस प्रारूप में होगी? तो आंसर क्या होगा आपका? प्रारूप घ में होगी। घ को क्या लिख सकते हैं आप? डी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के अंतर्गत निर्वाचन राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी किसके अनुमोदन से सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रार के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नियम 2003 के अनुसार ही पूछा जा रहा है कि जो मतपत्र और निर्वाचन सामग्री होती है वो 3 माह, ठीक है, याद रखिएगा, 3 माह तक सुरक्षित रखे जाने के लिए निर्वाचन अधिकारी किसे सौंपेंगे? किसे सौंपेंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि इसमें इसका आंसर नहीं है। न तो कलेक्टर, न कार्यपालक अधिकारी, न मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न ही रजिस्ट्रार। तो एक ई ऑप्शन और बना लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? उप रजिस्ट्रार।
क्वेश्चन नंबर 99। नियम 2003 के अनुसार निर्वाचन विवाद के बारे में किसे सूचित नहीं करने पर 3 माह की अवधि के पश्चात निर्वाचन सामग्री को नष्ट कर दिया जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजिस्ट्रार आंसर हो जाएगा। सामग्री को नष्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर निर्वाचन विवाद के बारे में रजिस्ट्रार को नहीं बताया जाता है, सूचित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में 3 माह की अवधि के पश्चात क्या कर दिया जाता है? उस सामग्री को नष्ट कर दिया जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर क्रिकेट की सेंचुरी लग चुकी है। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, शतक। नियम 2003 के अनुसार इसकी मंजूरी से कोई सोसाइटी डिबेंचर, क्या है? डिबेंचर या बंध पत्र जारी करके फंड एकत्र कर सकती है। आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका? रजिस्ट्रार। ये ऑप्शन कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रजिस्ट्रार हो जाएगा। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने ये जरूर एनालाइज किया होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर है इस टाइप से जो पदाधिकारी होते हैं उनमें रजिस्ट्रार आंसर होता है। तो कभी क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या कर लेना? रजिस्ट्रार पे टिक लगा देना और जय माता दी कर लेना, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये जो वीडियो है समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF आपको कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।